आज हम सीखेंगे रेखा आलेख के बारे में। कई बार समय के साथ साथ आंकड़े यानी डेटा भी बदलते हैं। जैसे अलग अलग दिनों में कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बदल सकती है। ऐसे आंकड़े रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी तरह एक कार द्वारा विभिन्न समयों पर तय की गई दूरियां भी बदल सकती है, जिसे इस प्रकार रेखा आलेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक फल विक्रेता की सप्ताह के प्रत्येक दिन की कमाई भी बदल सकती है, जिसे हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। यहाँ एक रेखा आलेख दर्शाया गया है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या सूचना देता है? सोचिए। यह रेखा आलेख हमें एक घड़ी निर्माता कंपनी द्वारा प्रत्येक महीने में की गई बिक्री से संबंधित सूचना देता है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक महीने में हुई घड़ियों की बिक्री विभिन्न बिंदुओं से दर्शाई गई है, जिन्हें रेखाखंडों से जोड़ा गया है। इसी तरह रेखा आलेख में आंकड़ों को बिंदुओं से दर्शाया जाता है, जिन्हें रेखाखंडों से जोड़ा जाता है। दर्शाए गए आंकड़े हमें बताते हैं कि यह विभिन्न महीनों में घड़ियों की अलग अलग बिक्री हुई है। इसी तरह रेखा आलेख समय के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है। इससे हमें आंकड़ों का प्रारूप यानी पैटर्न पता चलता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि जनवरी से मार्च तक बिक्री घटती गई है, जबकि मार्च के बाद बिक्री बढ़ती गई है। इसी तरह दर्शाए गए सभी महीनों में सबसे कम घड़ियों की बिक्री मार्च में हुई है। चलिए एक उदाहरण से रेखा आलेख खींचना सीखें। एक कार अपने शुरुआती स्थान A से 250 किलोमीटर दूर स्थान B पर जाती है। विभिन्न समयों पर स्थान A से कार की दूरी इस सारणी में दर्शाई गई है। अब इन आंकड़ों को रेखा आलेख पर निरूपित करें। हम एक वर्गांकित कागज लेंगे। इस पर क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। हम एक्स अक्ष पर समय दर्शाएंगे। इसी तरह हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिसे वाई अक्ष कहते हैं। इस पर कार की स्थान A से दूरी अंकित करेंगे। यह दूरी दर्शाने के लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक इकाई बराबर 50 किलोमीटर पैमाना लेंगे। अब हम आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। दोपहर 12 बजे स्थान A से कार की दूरी 0 किलोमीटर है। इसलिए हम दोपहर 12 बजे की ऊर्ध्वाधर रेखा और 0 किलोमीटर को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन पर बिंदु अंकित करेंगे। इस तरह दोपहर 1 बजे स्थान A से कार की दूरी 50 किलोमीटर है। इसलिए हम दोपहर 1 बजे की ऊर्ध्वाधर रेखा और 50 किलोमीटर को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह हम सारणी में दिए गए सभी आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। अब हम इन बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। इससे हमें स्थान A से विभिन्न समयों पर कार की दूरी का रेखा आलेख प्राप्त होगा। इस रेखा आलेख की सहायता से अब हम दिए गए समय पर कार की स्थिति अवश्य बता सकते हैं। रेखा आलेख की सहायता से आंकड़ों के दो समूहों की तुलना आसानी से की जा सकती है, जिसे हम अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से समझेंगे। आज हमने सीखा रेखा आलेख। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। रेखा आलेख से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। दर्शाए गए रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ को देखिए। इस आलेख में क्या सूचना प्रदर्शित की गई है? दर्शाए गए रेखा आलेख में क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर महीने दर्शाए गए हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस पर बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या ली गई है। इस तरह से सतत रेखा यानी कंटिन्यूअस लाइन द्वारा वर्ष 2007 के
विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है तथा बिंदुकित रेखा यानी डॉटेड लाइन द्वारा वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है। इस तरह से दर्शाए गए रेखा आलेख में वर्ष 2007 और वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या की तुलना की गई है। मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में कितनी अधिक मोटरसाइकिलें बेची गई है? दर्शाए रेखा आलेख से ज्ञात होता है कि मार्च 2008 में 120 मोटरसाइकिलें बेची गई तथा मार्च 2007 में 60 मोटरसाइकिलें बेची गई। दोनों संख्याओं में अंतर 120 ऋण 60 बराबर 60 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में 60 अधिक मोटरसाइकिलें बेची गई। दोनों वर्षों के कौन से महीने में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या समान है? दर्शाए रेखा आलेख में सतत रेखा और बिंदुकित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही है। प्रतिच्छेदन बिंदु अप्रैल महीने पर स्थापित है। इससे हमें ज्ञात होता है कि दोनों वर्षों के अप्रैल महीने में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या समान है। चलिए अगला उदाहरण देखें। रमेश ने एक पौधा लगाया। हर सप्ताह के अंत में उसने पौधे की लंबाई ज्ञात की जो इस प्रकार थी। 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। यह पैमाना लेकर दी गई सूचना को रेखा आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं। रेखा आलेख में आंकड़े बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेख खींचे। कागज पर 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर सप्ताह में समय दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर पैमाना लेकर y अक्ष पर पौधे की लंबाई दर्शाएंगे। यहाँ सबसे अधिक मान 11 सेंटीमीटर है, इसलिए हम y अक्ष पर लंबाई इससे अधिक संख्या जैसे 12 सेंटीमीटर पर समाप्त करेंगे। अब हम आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। प्रारंभ में यानी कि शून्य स्थिति में पौधे की लंबाई 0 है, इसलिए हम 0 के स्थान पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह 1 में पौधे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सप्ताह 1 की ऊर्ध्वाधर रेखा और 2 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह सप्ताह 2 में पौधे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सप्ताह 2 की ऊर्ध्वाधर रेखा और 7 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह हम सभी प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस के लिए बिंदु अंकित करेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने समय के अनुसार पौधे की लंबाई में वृद्धि को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए हम इसे समय वृद्धि यानी टाइम ग्रोथ का आलेख कह सकते हैं। आज हमने देखे रेखा आलेख से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में एक और उदाहरण देखेंगे। देखेंगे रेखा आलेख से संबंधित एक और उदाहरण। नीचे दर्शाए गए रेखा आलेखों यानी लाइन ग्राफ्स में कौन से आलेख समय व दूरी के बीच संभव है? रेखा आलेख 1 में समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है। समय और दूरी के बीच में क्या ऐसा संभव है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, समय के साथ साथ दूरी का भी बढ़ना संभव है। जैसे कि किसी वाहन की यात्रा के आरंभ से दूरी समय के साथ साथ बढ़ती है। रॉकेट की तय की गई दूरी भी समय के साथ साथ बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा आलेख 1
समय दूरी का आलेख हो सकता है। रेखा आलेख 2 ऐसी स्थिति दर्शा रहा है जिसमें समय तो बढ़ रहा है परंतु दूरी एक ही है, यानी कि समान है। क्या ऐसी स्थिति संभव है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति संभव है यदि यात्रा के दौरान गाड़ी अंतिम स्थान पर पहुंचने से पहले कहीं रुक जाए तो इस प्रकार की स्थिति में समय तो बढ़ेगा परंतु तय की गई दूरी समान रहेगी। इसलिए रेखा आलेख 2 समय दूरी का आलेख हो सकता है। रेखा आलेख 3 में दर्शाई गई स्थिति में समय के साथ दूरी कम हो रही है। किसी स्थान से आरंभ वाले स्थान पर वापस आने के दौरान समय तो बढ़ता है लेकिन प्रारंभिक स्थान से हमारी दूरी कम होती जाएगी। इसलिए रेखा आलेख 3 समय दूरी का आलेख हो सकता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि रेखा आलेख 4 कौन सी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है? रेखा आलेख 4 में दूरी तो बढ़ रही है परंतु समय स्थिर है। यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए समय और दूरी के मध्य इस प्रकार का रेखा आलेख नहीं हो सकता। तो आज हमने देखा रेखा आलेख से संबंधित एक और मजेदार उदाहरण। आज हम सीखेंगे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख। इस शेल्फ में कई डिब्बे हैं। क्या आप इस डिब्बे का स्थान बता पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस डिब्बे का स्थान बताने के लिए हमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या आवश्यक है। यदि हम शुरुआत 0 इस कोने से करें तो हम पंक्तियों को इस प्रकार संख्या दे सकते हैं। इसी तरह हम स्तंभों को इस प्रकार संख्या दे सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि वांछित डिब्बा दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति में है। किसी तल में स्थान निर्धारित करने की यह समझ हमें कई स्थितियों में सहायता करती है, जैसे थिएटर में सीट का सही स्थान ज्ञात करने के लिए, किसी बिल्डिंग में अपने घर का सही स्थान बताने के लिए, पुस्तकालय में किताब का सही स्थान बताने के लिए इत्यादि। इन सभी स्थितियों में जाने अनजाने में हम निर्देशांक पद्धति यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। संख्याओं के समूह से कोई स्थान व्यक्त करने की पद्धति निर्देशांक पद्धति कहलाती है। इस पद्धति की सहायता से हम किसी तल में स्थित बिंदु की स्थिति यानी पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक आलेख कागज है जिस पर x अक्ष और y अक्ष दर्शाए गए हैं। वे एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु को 0 मानकर हम x अक्ष और y अक्ष पर संख्याएं दर्शाते हैं। यदि हम आलेख पर एक बिंदु A लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका स्थान x अक्ष की संख्या 2 और y अक्ष की संख्या 3 से प्रस्तुत होता है। निर्देशांक पद्धति के अनुसार हम बिंदु A का स्थान 2, 3 इस प्रकार दर्शाते हैं। हम कहते हैं कि 2, 3 बिंदु A के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स है। इसमें 2 बिंदु A का x निर्देशांक तथा 3 बिंदु A का y निर्देशांक है। इसी तरह आलेख पर किसी बिंदु P का स्थान x निर्देशांक और y निर्देशांक की सहायता से x, y इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हो तब हम इनकी सहायता से उस बिंदु की तल में स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को उस बिंदु का आलेखन करना कहते हैं। यहाँ कुछ बिंदु तथा उनके निर्देशांक दिए गए हैं। क्या आप निर्देशांक पद्धति की सहायता से इनका आलेखन कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि बिंदु A का x निर्देशांक 1 है, जो हमें बताता है कि हमें मूल बिंदु से 1 इकाई दाईं ओर चलना होगा।
चूंकि y निर्देशांक 2 है, इसलिए अब हमें 2 इकाइयां ऊपर की ओर चलना होगा। प्राप्त स्थान पर हम बिंदु A अंकित करेंगे। इसी तरह क्या आप बिंदु B का स्थान ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही। B का स्थान x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 4 से ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह हम बिंदु C और बिंदु D का स्थान इस प्रकार दर्शा सकते हैं। चलिए इन सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ें। अब आप देख सकते हैं कि रेखाखंड AB, BC और CD एक ही रेखा में स्थित है। इस प्रकार यदि किसी आलेख में सभी रेखाखंड एक अकेली रेखा के भाग हो या एक ही रेखा में हो, तो ऐसा आलेख एक रैखिक आलेख यानी लिनियर ग्राफ कहलाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। दर्शाई गई आकृतियों के शीर्षों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कीजिए। दर्शाए गए आलेख में 2 आकृतियां दर्शाई गई हैं, चतुर्भुज LMNO और त्रिभुज PQR। चलिए चतुर्भुज LMNO के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। हम देखते हैं कि शीर्ष L का x निर्देशांक 2 तथा y निर्देशांक 4 है, इसलिए शीर्ष L के निर्देशांक 2, 4 है। इसी तरह हम देखते हैं कि शीर्ष M का x निर्देशांक 0 तथा y निर्देशांक 2 है, इसलिए शीर्ष M के निर्देशांक 0, 2 है। शीर्ष N का x निर्देशांक 2 तथा y निर्देशांक 0 है, इसलिए शीर्ष N के निर्देशांक 2, 0 है। इसी तरह शीर्ष O के निर्देशांक है 4, 2। हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज LMNO के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 2, 2, 0 और 4, 2 है। अब आप स्वयं त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला उदाहरण, निमृत प्रतिदिन अपनी साइकिल से स्कूल जाती है। किसी दिन उसे स्कूल पहुंचने के लिए 25 मिनट लगते हैं, जिसका विवरण दर्शाई गई सारणी में दिया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर दी हुई सूचना को रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ के रूप में निरूपित कीजिए। क्या यह आलेख रैखिक आलेख यानी लिनियर ग्राफ है? एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं। रेखा आलेख में आंकड़े बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। सभी बिंदु रेखाखंडों द्वारा जोड़े जाते हैं। यदि सभी रेखाखंड एक ही रेखा के भाग हो तो हम कह सकते हैं कि वह एक रैखिक आलेख है। चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेख खींचें। कागज पर 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचें। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 5 मिनट पैमाना लेकर मिनट में समय दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 0.5 किलोमीटर पैमाना लेकर y अक्ष पर दूरी दर्शाएंगे। अब हम विभिन्न स्थितियों के लिए बिंदु आलेखित करेंगे। 5 मिनट में 0.5 किलोमीटर तक की दूरी तय की गई है। हम निर्देशांक 5, 0.5 पर बिंदु P अंकित करेंगे, जो इस स्थिति को आलेख पर निरूपित करेगा। आलेख पर इसे दर्शाने के लिए हमें मूल बिंदु से 1 इकाई दाईं ओर चलना होगा, फिर 1 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। इससे हम बिंदु P के स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ अन्य बिंदुओं के निर्देशांक इस प्रकार लिए जा सकते हैं। वीडियो रोककर सोचिए इनका स्थान कहाँ होगा। चलिए हम बताते हैं।
इन्हें हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। अब हम सभी बिंदुओं को क्रम के अनुसार रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने समय के अनुसार तय की गई दूरी को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। निर्मित रेखा आलेख के सभी रेखाखंड एक ही रेखा के भाग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त आलेख एक रैखिक आलेख है। आज हमने देखे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख से जुड़े कुछ और उदाहरण। नीचे अमीना के शहर का मानचित्र दिया गया है। मान लीजिए एक्स अक्ष क्षैतिज सड़क को और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर सड़क को निरूपित करते हैं और अमीना इनके प्रतिच्छेदन पर खड़ी है। मानचित्र को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमीना का स्थान निर्देशांक पद्धति यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निरूपित किया जाएगा? अमीना का स्थान एक्स निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 0 से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए उसका स्थान होगा 0 0। हम इसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन कह सकते हैं। यदि अमीना को निर्देशांक पद्धति में पोस्ट ऑफिस की स्थिति बतानी हो तो वह यह कैसे बता पाएगी? पोस्ट ऑफिस का स्थान x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 2.5 से दर्शाया जा सकता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस की स्थिति 1 2.5 इस प्रकार निरूपित की जाएगी। निर्देशांक 3 5 और 2 4 कौन से स्थानों को दर्शाते हैं? निर्देशांक 3 5 में संख्या 3 x निर्देशांक है और संख्या 5 y निर्देशांक है। क्या आप बता सकते हैं कि निर्देशांक 3 5 कौन से स्थान को निरूपित करते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। x निर्देशांक 3 हमें बताता है कि हमें x अक्ष के अनुदिश 3 इकाइयां यानी यह 3 किलोमीटर चलना है। इसी तरह y निर्देशांक 5 हमें बताता है कि y अक्ष के अनुदिश 5 किलोमीटर चलना है। इस तरह से निर्देशांक 3 5 यहाँ हमें राशन की दुकान का स्थान बताता है। इसी तरह निर्देशांक 2 4 में संख्या 2 x निर्देशांक है और संख्या 4 y निर्देशांक है। निर्देशांक 2 4 रेलवे स्टेशन को निरूपित करता है। सब्जी मंडी का स्थान निर्देशांक के रूप में कैसे निरूपित किया जाएगा? सब्जी मंडी का स्थान x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 3.5 से दर्शाया जा सकता है, इसलिए सब्जी मंडी की स्थिति 1 3.5 इस प्रकार निरूपित की जाएगी। अगला उदाहरण, यदि y निर्देशांक x निर्देशांक के 3 गुना है तो इसके लिए एक सारणी बनाइए और रेखा आलेख खींचिए। क्या प्राप्त आलेख एक रैखिक आलेख यानी लिनियर ग्राफ है? चलिए y निर्देशांक को चर y से तथा x निर्देशांक को चर x से निरूपित करें। हमें बताया गया है कि y निर्देशांक x निर्देशांक के 3 गुना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर 3 गुणा x है। y बराबर 3x है। चलिए इससे एक सारणी बनाएं। यदि हम x का मान 0 ले तो y का मान 3 गुणा 0 बराबर 0 होगा। यदि हम x का मान 1 ले तो y का मान 3 गुणा 1 बराबर 3 होगा। इसी प्रकार यदि x का मान 2 है तो y का मान 3 गुणा 2 बराबर 6 है। इसी तरह हम x के विभिन्न मानों के लिए y का मान ज्ञात करते जाएंगे। अब इस सारणी का प्रयोग कर हम रेखा आलेख बनाएंगे। हम वर्गांकित कागज पर क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष खींचेंगे। हम x अक्ष पर चर x दर्शाएंगे तथा y अक्ष पर चर y दर्शाएंगे। x अक्ष के लिए पैमाना 1 इकाई बराबर 1 लेंगे तथा y अक्ष के लिए पैमाना 1 इकाई बराबर 3 लेंगे। y का सबसे बड़ा मान 12 है, इसलिए
हम y अक्ष पर 15 तक संख्याएं लेंगे। अब हम पैमाने के अनुसार बिंदुओं का स्थान ज्ञात करेंगे। जब चर x का मान 0 है, तब चर y का मान भी 0 है। यानी कि पहली स्थिति में x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों 0 हैं। इसलिए हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन के स्थान पर बिंदु बनाएंगे। जब चर x का मान 1 है, तब चर y का मान 3 है। इसलिए हम x अक्ष से 1 इकाई दाईं ओर चलेंगे और फिर 1 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु अंकित करेंगे। यह बिंदु निर्देशांक 1, 3 है। इसी प्रकार हम x अक्ष से 2 इकाई दाईं ओर चलेंगे, फिर 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक 2, 6 अंकित करेंगे। इसके बाद हम निर्देशांक 3, 9 और 4, 12 भी अंकित करेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने चर x के विभिन्न मानों को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं कि प्राप्त सभी रेखाखंड एक ही रेखा के भाग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रैखिक आलेख है। आज हमने देखे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख से जुड़े कुछ और उदाहरण। आज हम सीखेंगे आलेखों के कुछ अनुप्रयोग। संख्यात्मक जानकारी को समझना तथा इनसे सूचना प्राप्त करना कई बार आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम संख्यात्मक जानकारी को आलेखों के रूप में चित्रों द्वारा दर्शाते हैं तो सूचना आसानी से, शीघ्रता से तथा स्पष्टता से प्राप्त की जा सकती है। अब तक हमने कई प्रकार के आलेख देखे। आज हम दी गई स्थिति के लिए आलेख का चयन करना सीखेंगे। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझें। एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ विभिन्न श्रेणियों के बीच उस स्थिति में तुलना करने के काम आता है जब श्रेणियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। दंड आलेख में प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दंड की लंबाई से दर्शाई जाती है। इसमें समान चौड़ाई के दंड बनाए जाते हैं तथा 2 क्रमागत दंडों के बीच समान दूरी रखी जाती है। जैसे दर्शाया गया दंड आलेख आकाश की दुकान से सोमवार से शनिवार तक हुई खिलौनों की बिक्री को दर्शाता है। यहाँ प्रत्येक दिन की बिक्री दूसरे दिन पर निर्भर नहीं है। हम आसानी से प्रत्येक दिन की बिक्री की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे अधिक बिक्री शनिवार को तथा सबसे कम बिक्री मंगलवार को हुई है। जब बात आंकड़ों के 2 समूहों की तुलना करने की हो तो हम द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दर्शाए गए द्विदंड आलेख को देखकर आकाश की दुकान से खिलौनों की बिक्री तथा प्रकाश की दुकान से खिलौनों की बिक्री की तुलना की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि आंकड़ों के 2 समूहों की सूचना द्विदंड आलेख द्वारा साथ साथ दी जाती है। यथा प्राप्त आंकड़ों यानी रॉ डेटा को समझना तथा इनसे सूचना प्राप्त करना अधिक सरल बनाने के लिए हम इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं। इससे हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्राप्त होता है। इन वर्गीकृत आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हमें आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम सहायता करता है। आयत चित्र में वर्ग अंतरालों को संलग्न दंडों द्वारा दर्शाया जाता है और वर्ग अंतरालों की बारंबारता दंडों की लंबाई से दर्शाई जाती है। ध्यान रहे, आयत चित्र में दंडों के बीच रिक्तता नहीं होती क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती। कभी कभी हमें एक संपूर्ण यानी होल और उसके भागों में संबंध दर्शाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में हम वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ यानी पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा प्रमुख के चुनाव में कुल 64 छात्रों ने अपने मत दिए। इसमें से निशा
अमित और रमेश को प्राप्त मतों का ब्यौरा दर्शाए गए पाई चार्ट में दिया गया है। पाई चार्ट से आप ज्ञात कर सकते हैं कि संपूर्ण मतों का विभिन्न प्रत्याशियों में किस प्रकार विभाजन हुआ है। पाई चार्ट में संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों यानी सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का आमाप उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। एक रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ समय के साथ बदलते आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस रेखा आलेख में सप्ताह के विभिन्न दिनों का तापमान दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि रेखा आलेख में हर आंकड़े को वर्गांकित कागज पर बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तथा क्रमागत बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ा जाता है। रेखा आलेख हमें आंकड़ों की प्रवृत्ति समझने में सहायता करता है। जैसे यह हम कह सकते हैं कि रविवार से शनिवार तक का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। यदि रेखा आलेख में सभी रेखाखंड एक ही रेखा में हो तो ऐसा रेखा आलेख एक रैखिक आलेख यानी लीनियर ग्राफ कहलाता है। जब एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है, ऐसी स्थिति में हमें एक रैखिक आलेख प्राप्त होता है। जैसे एक जैसी वस्तुओं का कुल मूल्य वस्तुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे बिस्कुट के पैकेट की संख्या और उसका मूल्य यह एक रैखिक आलेख द्वारा दर्शाया गया है। यह वस्तुओं की संख्या एक मुक्त या स्वतंत्र चर है, जबकि वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं की संख्या पर निर्भर होने के कारण एक आश्रित चर है। आलेख में स्वतंत्र चर क्षैतिज रेखा पर तथा आश्रित चर ऊर्ध्वाधर रेखा पर दर्शाया जाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से समझेंगे। आज हमने सीखा आलेखों के कुछ अनुप्रयोग। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। देखेंगे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाई हुई सारणी एक बैंक में जमा की गई धनराशि पर एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, यह दर्शाती है। उपयुक्त पैमाना लेकर दी हुई सूचना को आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। बैंक द्वारा दिया गया वार्षिक ब्याज बैंक में जमा की गई धनराशि पर निर्भर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जमा धन एक मुक्त या स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और साधारण ब्याज एक आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए अब दर्शाई गई सारणी का प्रयोग कर हम आलेख बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। जैसे कि जमा धन एक स्वतंत्र चर है, इसलिए हम x अक्ष पर जमा धन दर्शाएंगे। हम x अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 500 रुपए पैमाना लेंगे। साधारण ब्याज एक आश्रित चर है, इसलिए हम y अक्ष पर साधारण ब्याज दर्शाएंगे। हम y अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 50 रुपए पैमाना लेंगे। तालिका से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक वार्षिक साधारण ब्याज 250 रुपए है, इसलिए हम y अक्ष पर वार्षिक साधारण ब्याज 300 रुपए पर समाप्त करेंगे। अब हम पैमाने के अनुसार निर्देशांक अंकित करेंगे। जमा धन 500 रुपए के लिए वार्षिक ब्याज 50 रुपए है, इसलिए हम x अक्ष से 1 इकाई दाईं ओर चलेंगे, फिर हम 1 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 500 और 50 को अंकित करेंगे। जमा धन 1000 रुपए के लिए वार्षिक ब्याज 100 रुपए है, इसलिए हम x अक्ष से 2 इकाई दाईं ओर चलेंगे, फिर 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक 1000 और 100 अंकित करेंगे।
इसी प्रकार हम निर्देशांक 1500 और 150, 2000 और 200 और 2500 और 250 भी अंकित करेंगे। इसके बाद हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने जमा धन और प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज को आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। निर्मित आलेख में सभी रेखाखंड एक अखंडित रेखा बना रहे हैं, इसलिए यह एक रैखिक आलेख यानी लाइन ग्राफ है। आलेख से हमें ज्ञात होता है कि जैसे बैंक में जमा किए गए धन की राशि बढ़ रही है, वैसे ही साधारण ब्याज भी बढ़ रहा है, अर्थात यह आलेख दो राशियों में समानुपात की स्थिति को दर्शा रहा है। अगला उदाहरण, रिया के परिवार के एक सप्ताह का खर्च 5000 रुपए है, जिसका विभाजन नीचे दर्शाई गई सारणी में दिया गया है। उपयुक्त आलेख का प्रयोग करते हुए दी गई सूचना को आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। दर्शाई तालिका में संपूर्ण खर्च को विभिन्न मदों में हुए खर्च के रूप में विभाजित किया गया है। हम जानते हैं कि वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ यानी पाई चार्ट एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करता है, इसलिए दी हुई सूचना को पाई चार्ट के रूप में दर्शाना चाहिए। पाई चार्ट बनाने के लिए हम प्रत्येक मद पर व्यय का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल ज्ञात करेंगे। जैसे कि यह पूर्ण है 5000 रुपए, इसलिए पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण 5000 रुपए को निरूपित करेगा। इस समझ से हम सभी मदों पर व्यय को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण प्राप्त कर लेंगे। बच्चों की शिक्षा पर व्यय संपूर्ण का 1000/5000 यानी कि 1/5 है, इसलिए इसका केंद्रीय कोण होगा 360 डिग्री का 1/5 बराबर 1/5 गुना 360 डिग्री बराबर 72 डिग्री। इसी तरह भोजन पर व्यय संपूर्ण का 1250/5000 यानी कि 1/4 है, इसलिए इसका केंद्रीय कोण होगा 360 डिग्री का 1/4 बराबर 1/4 गुना 360 डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसी तरह हम सभी मदों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे। अब हम वृत्त आलेख यानी कि पाई चार्ट खींचेंगे। वृत्त आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। चांदे के प्रयोग से कोण AOB बराबर 72 डिग्री खींचेंगे, जिससे प्राप्त त्रिज्य खंड बच्चों की शिक्षा पर व्यय को निरूपित करेगा। इसी प्रकार हम कोण BOC बराबर 90 डिग्री, कोण COD बराबर 36 डिग्री, कोण DOE बराबर 90 डिग्री, कोण EOF बराबर 18 डिग्री, कोण FOA बराबर 54 डिग्री खींचेंगे, जो क्रमशः बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़े, मकान किराया, परिवहन और अन्य पर व्यय को निरूपित करेगा। इस प्रकार हमने पाई चार्ट खींच लिया है। आज हमने देखे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ और उदाहरण। रेलगाड़ी 1 प्रातः 8 बजे शहर A से शहर B के लिए रवाना होती है। रेलगाड़ी 2 प्रातः 9 बजे शहर B के लिए रवाना होती है। दोनों रेलगाड़ियों की यात्राओं को आलेख के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आलेख को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक साथ आई? दोनों रेलगाड़ियों के लिए खींचे गए आलेख प्रातः 10 बजे एक दूसरे को मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि दोनों रेलगाड़ियां प्रातः 10 बजे एक साथ आई होंगी। रेलगाड़ी 1 यात्रा के दौरान कितने समय के लिए रुकी थी? रेलगाड़ी 1 का आलेख प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:42 तक एक क्षैतिज रेखा है,
यानी कि इस समय के दौरान रेलगाड़ी 1 द्वारा तय की गई दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 1 यात्रा के दौरान प्रातः 10 बजे से प्रातः 10:42 तक रुकी थी, यानी कि 42 मिनट के लिए रुकी थी। प्रातः 10 बजे रुकने के पहले रेलगाड़ी 1 की चाल क्या थी? रुकने से पहले रेलगाड़ी 1 ने 2 घंटों में 100 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस तरह से रुकने से पहले की रेलगाड़ी 1 की चाल थी 100 किलोमीटर प्रति 2 घंटे बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी 2 शहर बी पहुंच गई, तब रेलगाड़ी 1 शहर बी से कितनी दूरी पर थी? रेलगाड़ी 2 दोपहर 12 बजे शहर बी पहुंच गई। इस समय रेलगाड़ी 1 ने 190 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, इसलिए वह शहर बी से 300 किलोमीटर ऋण 190 किलोमीटर बराबर 110 किलोमीटर की दूरी पर थी। अगला उदाहरण, 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है, तो 2, 3, 4 और 5 लीटर दूध के मूल्य को एक रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है, तो 2 लीटर दूध का मूल्य है 80 रुपए, 3 लीटर दूध का मूल्य है 120 रुपए, 4 लीटर दूध का मूल्य है 160 रुपए और 5 लीटर दूध का मूल्य है 200 रुपए। इन आंकड़ों को हम इस प्रकार सारणीबद्ध करेंगे। अब हम सारणी के लिए रेखा आलेख खींचेंगे। वर्गांकित कागज पर 2 परस्पर लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे। क्षैतिज रेखा x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। इसके बाद हम x अक्ष पर स्वतंत्र चर यानी कि दूध की मात्रा दर्शाएंगे। x अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 1 लीटर पैमाना लेंगे। y अक्ष पर आश्रित चर यानी कि दूध का मूल्य दर्शाएंगे। y अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 40 रुपए पैमाना लेंगे। तालिका से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक दूध का मूल्य 200 रुपए है, इसलिए हम y अक्ष पर दूध का मूल्य 200 रुपए पर समाप्त करेंगे। अब हम पैमाने के अनुसार बिंदु अंकित करेंगे। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है, इसलिए हम x अक्ष से 1 इकाई दाईं ओर चलेंगे और फिर 1 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक 140 अंकित करेंगे। 2 लीटर दूध का मूल्य 80 रुपए है, इसलिए हम x अक्ष से 2 इकाई दाईं ओर चलेंगे और फिर 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक 280 अंकित करेंगे। इसी प्रकार हम निर्देशांक 3 120, 4 160 और 5 200 भी अंकित करेंगे। इसके बाद हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने दूध की मात्रा और दूध के मूल्य को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। निर्मित आलेख एक रैखिक आलेख है यानी कि लीनियर ग्राफ है। आलेख से हमें ज्ञात होता है कि जैसे दूध की मात्रा बढ़ रही है वैसे ही मूल्य भी बढ़ रहा है, इसलिए यह आलेख 2 समानुपात राशियों की स्थिति को दर्शा रहा है। आज हमने देखे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ और उदाहरण।